स्वराज मतलब खुद का राज, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये आज़ादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार बन गया। और इस हथियार को जिसने गढ़ा वो थे लोकमान्य तिलक। आज की हमारी ये प्रस्तुति सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विजनरी लीडर की है जिसने पूरे भारत को एक साथ लाने का सपना देखा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसी धाड़ जिसने ब्रिटिश हुकूमत से सिर्फ रियायतें मांगने वाली सोच को सीधी चुनौती दी और करोड़ों भारतीयों के दिलों में, आप सोचिए, आत्मविश्वास की एक ऐसी आग जला दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिन्हें लोगों ने इतने प्यार से लोकमान्य का खिताब दिया, मतलब लोगों का नेता। चलिए जानते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है एक आम स्टूडेंट की तरह, लेकिन जिसके अंदर अन्याय के खिलाफ एक आग हमेशा जलती रहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक निडर आवाज का जन्म, एक ऐसे स्टूडेंट से भविष्य के लीडर बनने की कहानी। देखिए, 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। उनके पिता संस्कृत के जाने-माने विद्वान थे, तो ज्ञान तो मानो उन्हें विरासत में ही मिला था। लेकिन तिलक ने कोई सीधा-साधा रास्ता नहीं चुना। पहले तो उन्होंने मैथ्स में बीए किया और फिर कानून की डिग्री ली। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बदलाव का एक बहुत बड़ा हथियार था। और ये जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा था ना, ये उनमें शुरू से ही था। स्कूल के दिनों की बात है, वो अपनी ईमानदारी और किसी के भी आगे न झुकने वाले रवैये के लिए जाने जाते थे। और कह सकते हैं कि यहीं से उस लोकमान्य की नींव पड़नी शुरू हो गई थी, जिसे आगे चलकर पूरा देश जानने वाला था। तिलक ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे कि आज़ादी सिर्फ नारों से नहीं मिलने वाली, इसके लिए एक मजबूत जमीन तैयार करनी होगी। और इसीलिए उन्होंने राष्ट्र निर्माण के 3 मजबूत पिलर्स पर काम किया। इन्हें आप आज़ादी की लड़ाई के 3 हथियार भी कह सकते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी और बहुत असरदार भी। पहला कदम था एजुकेशन। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। मकसद था युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। दूसरा कदम जर्नलिज्म, ताकि अपनी बात, अपनी आवाज हर एक घर तक पहुंचाई जा सके। और तीसरा, जो सबसे जबरदस्त था, कल्चर यानी संस्कृति, जिसे उन्होंने लोगों को एक साथ लाने का जरिया बना दिया। अब देखिए, जर्नलिज्म में भी उनकी स्ट्रैटेजी कितनी कमाल की थी। एक तरफ था मराठी अखबार केसरी, जो आम लोगों की आवाज था, एकदम तीखा, सीधा और क्रांतिकारी। और दूसरी तरफ था अंग्रेजी में मराठा, जिससे वो पढ़े लिखे लोगों और खुद ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाते थे, वो भी तर्क के साथ। मतलब एक ही समय पर 2-2 मोर्चों पर लड़ाई जारी थी। लेकिन तिलक का जो असली मास्टर स्ट्रोक था, वो था कल्चर को एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना देना। सोचिए, उस जमाने में जब अंग्रेज किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग पर रोक लगा देते थे, तब तिलक ने गणेश उत्सव को एक बड़ा पब्लिक इवेंट बना दिया। अब धर्म के नाम पर हजारों लोग एक साथ आते थे और वहीं पर आज़ादी की बातें फैलती थीं। कितना जबरदस्त आइडिया था। ठीक इसी तरह शिवाजी जयंती के जरिए उन्होंने लोगों में गर्व और वीरता की भावना जगाई। मैसेज एकदम क्लियर था, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और बस यहीं से वो दौर आया जब उनकी एक दहाड़ ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर तिलक गरम दल के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। उनका मानना था कि आज़ादी अर्जियों से या भीख मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उनकी सोच थी, याचना नहीं, अब रण होगा। और इसी संघर्ष की आग से निकला वो नारा जिसमें इतिहास रच दिया और पूरे देश की चेतना को जगा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस लड़ाई में वो अकेले भी नहीं थे। पंजाब के शेर लाला लाजपत राय और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उन्होंने बनाई लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी। इस तिकड़ी की आग ने पूरे भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को एक नई हवा दे दी। ये तीनों उस राष्ट्रवाद का चेहरा बन गए जो अब अंग्रेजों से कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। लेकिन ऐसी क्रांतिकारी आवाज को अंग्रेजी हुकूमत भला कैसे बर्दाश्त करती? जाहिर है, आज़ादी के इस रास्ते पर संघर्ष और बलिदान तो होना ही था। तिलक को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी संघर्ष से एक ऐसी महान कृति का जन्म हुआ जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। पूरे 6 साल उन्हें 6 साल की सख्त सजा सुनाकर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल दौर था।
लेकिन अंग्रेज तिलक के शरीर को तो कैद कर सकते थे, उनके विचारों को नहीं। मांडले जेल की उसी कालकोठरी में उन्होंने लिखा अपना सबसे महान ग्रंथ गीता रहस्य। इसमें उन्होंने भगवद गीता की एक एकदम नई और क्रांतिकारी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि गीता का असली संदेश सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना नहीं, बल्कि देश के लिए, अपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। उन्होंने धर्म को कर्मयोग से जोड़ दिया। जेल की सजा भी तिलक के हौसले को जरा भी कम नहीं कर पाई। तो अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव और उस विरासत की जिसने लोकमान्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद तो उनकी ऊर्जा जैसे दोगुनी हो गई। 1916 में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट की नींव रखी, जो उस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी। और इसके फौरन बाद एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग शुरू की, जिसने पूरे देश में स्वशासन की मांग को एक ताकतवर आंदोलन में बदल दिया। 1 अगस्त 1920 लोकमान्य तिलक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने पर रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत ने अपना महान बेटा खो दिया है। और सच में ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लोकमान्य तिलक आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि 100 साल पहले का एक लीडर आज के भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? शायद इसका जवाब उनके 3 शब्दों में छिपा है: स्वराज यानी पॉलिटिकल फ्रीडम, स्वदेशी यानी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, और राष्ट्रीय शिक्षा। क्या आज भी हमारा देश इन्हीं लक्ष्यों को पाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।